अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली और मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे स्पर्म की मोटिलिटी को कैसे नेचुरली इंक्रीज़ किया जा सकता है और कैसे आप IUI और IVF जैसे महंगे प्रोसीजर से बच सकते हैं। अब नॉर्मल स्पर्म जो मोटिलिटी होती है वो WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक टोटल जो मोटिलिटी है वो 40% है और जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो 32% है। तो इतनी मिनिमम आपकी स्पर्म की मोटिलिटी होनी चाहिए ताकि आपकी जो फर्टिलिटी है वो बेहतर हो सके। तो लेकिन हम जो अपने सीमन एनालिसिस की अक्सर रिपोर्ट्स देखते हैं अपनी रूटीन की OPD में, तो अक्सर पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनकी रिपोर्ट्स में मोटिलिटी बहुत कम होती है और कईयों की तो 0% मोटिलिटी होती है। तो कैसे इस मोटिलिटी को नेचुरली इम्प्रूव किया जा सकता है ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जिसको हम अपनी डाइट में और अपनी रूटीन में अगर शामिल कर लें तो ये बहुत इम्प्रूव हो सकती है आपकी स्पर्म की मोटिलिटी। इनमें नंबर 1 पर आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्म बनाने के हर प्रोसेस पे, हर स्टेप पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन डी को हम डाइट से भी ले सकते हैं, अंडे में मौजूद होता है विटामिन डी। इसके अलावा जो दूध में और इस तरह की चीज़ों में भी, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन डी होता है, लेकिन ये विटामिन डी प्रॉपरली जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता। इसी तरह से सनलाइट के एक्सपोजर से आने वाला विटामिन डी भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा नहीं करता, इसलिए आपको डेली का एक सप्लीमेंट, एक टैबलेट लेनी पड़ती है विटामिन डी की ताकि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस इम्प्रूव हो सके। नंबर 2 पर जो सप्लीमेंट है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 भी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी स्पर्म बने और अच्छी मोटिलिटी वाले स्पर्म बने। अब होता क्या है कि हमारी डाइट में ज़्यादातर वेजिटेबल्स शामिल होती हैं जिनमें विटामिन B12 नहीं होता और जो खुराक जिस खुराक से हमें विटामिन डी हासिल होता है जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट से और गोश्त से, वो चीज़ें हमारी डाइट में कम होती हैं। कुछ महंगाई है जिसकी वजह से बहुत से लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि आपने विटामिन B12 की एक टैबलेट रोज़ की लेनी है जो कि मार्केट में मिथाइल कोबालामीन के साथ आती है। कुछ मल्टीविटामिन्स में भी विटामिन B12 होता है और विटामिन B12 अलग से भी मिलता है मिथाइल कोबालामीन की फॉर्म में, तो वो आपने रोज़ की एक टैबलेट लेनी है। अब याद रखिएगा ये जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ये कम से कम आपने 3 मंथ्स के लिए लेने हैं, क्योंकि एक स्पर्म के बनने में कम से कम 3 मंथ्स यानी 90 डेज़ का टाइम लगता है। तो आपने ये 3 मंथ्स तक लेनी है और 3 मंथ्स के बाद अगेन आपने ये रिपोर्ट करवानी है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि हमें बेसिकली खुराक से मिलने होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए मिलने होते हैं। जो हम टैबलेट्स खाते हैं वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए ही एब्जॉर्ब होकर बॉडी तक पहुँचती हैं और टेस्टिस तक पहुँचती हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होता है, उनको IBS हो सकता है या उनको कोलाइटिस यानी आंतों की सोजिश हो सकती है, जिसकी वजह से वो जो खाते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होकर बॉडी का हिस्सा नहीं बन पाती और अल्टीमेटली उनकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो अफेक्ट होती है। तो करना क्या है आपने, अगर आपको कोई ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई इशू है तो फौरी आपने डॉक्टर को चेक करवाना है, उनसे कंसल्ट करना है और इसको ट्रीट करवाना है। और याद रखिएगा कि ये जो स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है या स्पर्म का काउंट लो होता है तो इसकी कोई ना कोई अंडरलाइंग वजह ज़रूर होती है। इस वजह को हमने फाइंड करना होता है, यानी कि आपके डॉक्टर ने फाइंड करना होता है। तो कुछ लोगों में होता क्या है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं अक्सर लोग ऐसे करते हैं, अक्सर डॉक्टर्स ऐसे करते हैं कि हार्मोनल प्रोफाइल एडवाइस कर देते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनकी स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है या स्पर्म का काउंट कम होता है, लेकिन जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो कोई भी नहीं करवाता। अक्सर लोग इसको मिस कर देते हैं। तो कुछ लोगों का जिगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, तो ऐसा में अक्सर हो सकता है कि पेशेंट को भी इसकी अलामत ना आ रही हों, तो आपने LFTs ज़रूर करवानी है।
अगर आपका SGOT या SGPT बढ़ा हुआ है तो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट हो सकती है, तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि आप कर सकते हैं ताकि आपकी स्पर्म की मोटिलिटी बेहतर हो सके। इसमें आपने नींद प्रॉपर लेनी है, रोज़ आपने 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। आपकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस का एलिमेंट है तो उसको एलिमिनेट करना है। आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है रेगुलरली। आप दिन में वीक में 3 से 4 दिन की भी अगर एक्सरसाइज करती हैं तो ये भी इनफ है। और अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट कंट्रोल करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने स्मोकिंग की आदत को क्विट करना है। याद रखिएगा कि स्मोकिंग आपके स्पर्म्स को किल करती है, ये आपके स्पर्म्स का किलर है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम स्मोकिंग करते हैं लेकिन हमें स्टिल हमारे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो लाजमी नहीं कि स्मोकिंग हर एक पेशेंट को एक ही तरह से इफ़ेक्ट करे। कईयों को ज़्यादा करती है, कईयों को कम करती है। हो सकता है कुछ लोगों को बाद में ज़्यादा कई सालों के एक्सपोजर के बाद अफेक्ट करने लगे और कईयों को बहुत जल्दी अफेक्ट करने लगे, लेकिन ये बहरहाल आपके स्पर्म्स को ज़रूर डिस्टर्ब करती है। तो इस आदत से जल्द आपने छुटकारा पाना है। डाइट के बारे में कुछ बात करती चलूँ, आपने कौन सी डाइट लेनी है, तो इसमें एक तो अंडे आ जाते हैं। अंडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, होल फूड है। नंबर 2 पर आ जाता है आपका जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसमें पालक आ जाती है, मेथी आ जाती है, साग आ जाता है, धनिया आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो यूज़ करनी है। इसके अलावा जो रेड कलर की नेचुरल फूड होती हैं जिसमें टमाटर आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं या वाटरमेलन आ जाता है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात करूँगी वालनट्स की, यानी कि अखरोट की। अखरोट आपने इस्तेमाल करने हैं। अखरोट और बादाम दोनों ही स्पर्म की मोटिलिटी को भी बेहतर करते हैं और स्पर्म काउंट को भी बेहतर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वो ये है कि आपने सी फूड का इस्तेमाल करना है। अब सी फूड में सालमन्स आ जाते हैं और ऑयस्टर्स आ जाते हैं। ये रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा जो कुछ सी फूड ऐसी होती हैं जो कि आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को मज़ीद बेहतर कर सकती हैं, जैसे कि फ़िश। ख़ास तौर पे मैं फ़िश की बात करूँगी। फैटी फ़िश जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। तो फ़िश का इस्तेमाल भी आपने करना है, ख़ास तौर पे जब तक आपके ये स्पर्म का मसला चल रहा है। वीक में 2 दफ़ा आप फ़िश खा सकते हैं, रिकमेंडेड है। आपने फ़िश का यूज़ करना है। रेड मीट का यूज़ बेशक आप कम कर लें, लेकिन फ़िश का इस्तेमाल इन दिनों में ज़्यादा करें ताकि ये 3 माह तक आप ये अगर ज़्यादा करेंगे और रिपोर्ट करवाएंगे तो आप इसमें वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। अगर आपने आपकी जो रूटीन है इसमें आपकी नींद का एलिमेंट कम है तो नींद को आप फिर कहूँगी कि नींद आपने प्रॉपर लेनी है। अपना स्लीप साइकिल आपने बेहतर करना है ताकि आप प्रॉपर टाइम पर उठें, प्रॉपर टाइम पे ही आप खाएं। अपने खाने पीने की एक रूटीन बनानी है आपने। और आई होप ये सब जो तरीके हैं, ये सब जो टिप्स हैं, इन पर अमल करके 3 माह बाद जब आप रिपोर्ट करवाएंगे तो आपकी सीमन की रिपोर्ट पे स्पर्म की मोटिलिटी डेफिनेटली बेहतर होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और